हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस समझेंगे और डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पटर ये हम समझेंगे। बाकी इससे रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो आपको बिजनेस लोग के प्लेलिस्ट में जाना है, बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो वीडियो, आपको पार्ट वाइज देखनी है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है फिर। और इसके आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर पीडीएफ मिलेगी, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले हम एक चीज बात करते हैं कि ऐसी कौन से सर्कमस्टांसिस होते हैं जहां पर हम कंडीशन को वारंटी मान लेते हैं। आपको पता है, जब कंडीशन को कोई फुलफिल नहीं करता है तो उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोलते हैं, और वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लेते हो, वॉइड मान लेते हो। ठीक है, और बायर डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। लेकिन जब वारंटी ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं मानोगे, लेकिन हाँ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो सेक्शन 30 में बता रखा है कि ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम कंडीशन को वारंटी मान लेते हैं। कैसे? पहला, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है जहां पर कोई कंडीशन होती है और बायर रैनिंग रैनिंक्विश कर देता है। रैनिंक्विश का मतलब त्यागना, मतलब खुद ही त्याग देता है कि भाई वो खुद ही मना कर देगा कि आप कंडीशन को कह देगा कि कंडीशन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कंडीशन को या तो क्या कर देगा, और मैं इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ सच कंडीशन, या तो क्या करेगा, खुद ही मान लेगा ब्रीच ऑफ सच कंडीशन को, ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेगा। तो फिर तो भैया वो ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानी जाएगी ना। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैसे मानी जाएगी? जब वो खुद ही कह रहा है कि आप कंडीशन को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन को मना कर दो, या कंडीशन को ब्रीच को कंडीशन वारंटी मान लेते हैं खुद ही वो। क्योंकि क्योंकि हो सकता है वो गुड्स हो गए ना, क्योंकि वो चाहता है गुड्स को यूज करूं। तो खुद ही अगर मना कर रहा है तो फिर तो भाई दिक्कत कुछ नहीं है। दूसरा है कि वेदर स्टेपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेपुलेशन शर्त इज अ कंडीशन द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल। मतलब कि अगर कोई कंडीशन है उसके अंदर और उसमें अगर ब्रीच होता है तो वो ब्रीच होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। या और अ वारंटी द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। मतलब ऐसा कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो जाएगा लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। डैमेजेस क्लेम कर सकते हो लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड डिपेंड इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। A stipulation may be a condition through a called a warranty in the contract। वो कह रहा है कि डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन ऐसी है जिसको वारंटी बोल सकते हैं, यानी कि कंडीशन तो है लेकिन उसमें ऐसा है कि गुड्स को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाए तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाएगा। क्योंकि भैया ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं माना जाता, यानी कि गुड्स को वापस नहीं जाता, रिटर्न नहीं होते। तो अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन थोड़ी मानी जाएगी, ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी। तो यही वो चार्ज कह रहा था। ठीक है, तो इसमें ब्रीच ऑफ वारंटी मान लोगे। अब कंडीशन ऑफ वारंटी और डिफरेंस समझे तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है स्टेपुलेशन। पहला स्टेपुलेशन मतलब शर्त कैसी होती है। तो कंडीशन में स्टेपुलेशन ऐसा होता है कि वो एसेंशियल होता है कोई मेन पर्पस का। जैसे कि आप कार खरीद के लाए हो तो कार में मेन पर्पस क्या था? आपका हो सकता है माइलेज का पर्पस हो सकता है, आपका हो सकता है कि आपका स्पीड का हो सकता है, कुछ भी पर्पस है जो मेन पर्पस की कंडीशन, उसे कंडीशन बोलते हैं। वारंटी मतलब वारंटी इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस, कि मेन पर्पस का कोई एडिशनल, कोलेटरल मतलब एडिशनल कोई चीज, कहीं आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई श्योरिटी दे दी कि भाई आपकी कार कंफर्टेबल चलेगी, माइलेज तो है लेकिन कंफर्टेबल चलेगी, इसे बोलेंगे वारंटी। राइट्स, जैसे ही कोई कंडीशन ब्रीच करता है तो पार्टी के रिजेक्ट आता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वही रिजेक्ट कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, पैसा भी वापस मांग सकता है। लेकिन यहां पर क्या है ब्रीच ऑफ वारंटी में, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हाँ डैमेजेस मांग सकते हो। और सुपेरिटी ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। जैसे हमने पीछे समझा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, कि बायर कह देगा कि भाई ब्रीच ऑफ वारंटी मान लो, या कंडीशन ऐसी बना दी उसके अंदर। और दूसरा है कि लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कह सकते भैया। ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी अगर होगी तो कंडीशन कैसे कह दोगे? बिकॉज वो तो वारंटी थी कोई कोलेटरल पर्पस की, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कह सकते। लिंक विद कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंडीशन है डायरेक्ट लिंक विद, कंडीशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है कोई एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कंडीशन होते हैं कोई एसेंशियल चीज के ऊपर। बट वारंटी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल पार्ट का, क्योंकि वारंटी होती है एडिशनल कोई श्योरिटी।
समझ आ गई बात? अब देखो यहां पर हमारा मेन प्रिंसिपल आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। ये इसका मतलब वही होता है, इसमें होता है कि ये कैविएट एम्पटर जो होता है इसका मतलब होता है बिजनेस लॉ में, लेट द बायर बी अवेयर, कि खुद को बायर को खुद को चौकन्ना होना पड़ेगा। ये है डॉक्ट्राइन, कि हर बार सेलर अपने आप खुद नहीं कहेगा कि भाई देखो गुड्स को चेक करो, उसको खुद ही चौकन्ना होके गुड्स को देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है, क्योंकि बाद में ये ना कहे कि दिक्कत आ गई। तो ये ट्रेडिशनल एटीट्यूड है कि भैया बायर को रिस्क लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि डिफेक्ट है कि नहीं है। दिस इंप्लाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करने की किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है। डिफेक्ट है कि नहीं है किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है, कि भाई वो खुद देखे ना खरीदने से पहले। समझा रही बात? तो ये है। तो वही कह रहे देखो, सेलर विल नेवर स्पेसिफाई द डिफेक्ट, क्योंकि सेलर तो भैया बेचने के लिए काम कर रहा है, वो तो हमेशा अच्छा ही करवा दिखाएगा, डिफेक्ट तो दिखाएगा नहीं। तो सेलर दिखाएगा, सेलर नहीं दिखाएगा, बायर को देखना पड़ेगा, बायर को अपना माइंड ओपन करके देखना पड़ेगा। ही शुड बी फाइनलाइजिंग द गुड्स दैट ही नीड्स। सेलर तो अपने हिसाब से कुछ भी फाइनलाइज कर देगा, गुड्स ये खरीदो वो खरीदो। दैट सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इंक्वायर व्हाट द बायर रिक्वायरमेंट। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बायर को क्या चाहिए, बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है ना? बायर को देखना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, अपने हिसाब से डिसाइड करे। इफ द बायर रिलायज ऑन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट मेकिंग परचेज एंड फाउंड द गुड्स आर फॉल्टी, दैट दे कैन नॉट ब्लेम द सेलर। मतलब उसने अगर खुद सोच समझ के अपने स्किल से अपने जजमेंट से कोई गुड्स खरीदे और फॉल्टी निकले, तो भैया सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता, वो उसने खुद देखा ना। ये वो कह रहा है। देयरफॉर बायर शुड मेक मोस्ट केयर व्हाइल सेलेक्टिंग गुड्स। उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा गुड्स खरीदने से पहले। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कि जैसे राम ने 10 काउ बोल्ट करी एक कैटर ब्रोकर से, 10 में से 2 में डिफेक्ट निकल गई, तो राम को नहीं पता था इस बारे में। ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट चेक। उसने 10 के 10 काउ चेक ही नहीं करी, उसने तो भैया खरीद ली, और 2 इन्फेक्टिव काउ डाई होगी 3 दिन के अंदर। और देयर वाज नो इम्प्लाइड कंडीशन, इसकी कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं थी। इम्प्लाइड कंडीशन हमने पढ़ी थी ना, इम्प्लाइड कंडीशन हो सकती है कि भाई आप सेलर ने ये कहा था तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लागू होगी, क्योंकि काउ बिल्कुल सही थी। काउ वुड बी इन अ ग्रेट हेल्थ एट द टाइम ऑफ सेल, करते हुए तो काउ बिल्कुल ठीक थे ना, तो यहां पर इम्प्लाइड कंडीशन कुछ नहीं थी। तो राम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काउ मर गई उसके बाद राम रिस्पॉन्सिबल वहां पर नहीं है, क्योंकि राम ने जब बेची थी काउ तब तो बिल्कुल ठीक थी वो। तो वही वो कह रहा है, तो इट इज अ राम्स बेसिक ड्यूटी। ठीक है, तो वो कह रहे थे देखो, राम कैन नॉट होल्ड द कैटल ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉरी। राम अपनी ड्यूटी है उसकी, किसको चेक करना चाहिए था कि उसकी हेल्थ कैसी है, चेकअप करवाए उसका, उसको देखते। ठीक है, सो इन वन इंटरेस्टिंग केस द बायर बोट क्लॉथ फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म। एक बायर ने क्लॉथ बो करी यूनिफॉर्म के लिए। अनफॉर्चुनेटली सेलर वाज नॉट अवेयर ऑफ पर्पस ऑफ बाइंग द क्लॉथ। सेलर को नहीं पता था भाई वो किस पर्पस से आया है। बायर कह रहा था कि ये गुड्स दे दो, खरीदना है मुझे, सेलर दे दे, सेलर तो काम है बेचना। अब उसको थोड़ी पता है कि बायर को यूनिफॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, किस काम के लिए चाहिए यूनिफॉर्म। तो बायर ने कहा कि भैया ये यूनिफॉर्म फिट नहीं है, तो भैया थोड़ी कहेगा कि सेलर को रिस्पॉन्सिबल कराएगा कि भैया आपने गलत साइज का दे दिया। भाई बायर कहेगा, भाई सेलर कहेगा कि भाई आपको देखना चाहिए ना कि आपको सेलर आपको कौन सा साइज चाहिए, मुझे क्या पता। तो अब एक्सेप्शन भी है, लेकिन अब देखो, अब इसके एक्सेप्शन हम समझ लो, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है इस प्रिंसिपल के कि भाई लेट द बायर बी अवेयर। इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। सबसे पहला, वेयर द सेलर मेक्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द बायर। देखो, झूठ नहीं बोलना है, मतलब सेलर को तो ये कहना है, ये देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि ये प्रोडक्ट में डिफॉल्ट था। इंप्लाइड कंडीशन क्या थी? इंप्लाइड कंडीशन जानते हो आप? वीडियो देख रहे ना, इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है? इंप्लाइड कंडीशन होती है कि भैया सेलर को एक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देनी है, जो डिस्क्रिप्शन देना है गुड्स वैसे ही होना चाहिए, जो वो बता रहा है गुड्स वैसे ही होना चाहिए। लेकिन जानबूझ के आप अपने गुड्स की अच्छाई दिखा रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन गुड्स एक्चुअल में खराब थे। जैसे काऊ का एग्जांपल देखे, तो अगर गुड्स 2 के 2 जो काऊ थी उसको पता था कि ये खराब है और उसने जानबूझ के बताई नहीं, तो गड़बड़ है ना फिर। तो भाई था ये अप्लाई नहीं होगा ये प्रिंसिपल, फिर तो भैया बायर के ऊपर राइट है, वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को वहीं के वहीं। ठीक है, उसके बाद वेयर द सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अमाउंटिंग टू फ्रॉड एंड द बायर रियलाइज, वही लिखा हुआ ना
कि जहां पर सेलर ने एक्टिवली डिफेक्ट को छुपाया, एक था कि आपने गलत बताया, मिस रिप्रेजेंट करा, है कुछ और दिखाया कुछ और, एक है आपने गलत बता दिया, मतलब छुपा दिया डिफेक्ट को, और सो दैट द सेम कुड नॉट बी डिस्कवर्ड ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन, मतलब कि छुपा दिया डिफेक्ट को ताकि अगर वो काउ को चेक भी कर लेता तब भी उसको डिफेक्ट दिखता ना, तो वहां पर भी अप्लाई प्रिंसिपल नहीं होगा क्योंकि वो छुपा रहा है, और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है वहीं पे। तीसरा है वेयर द गुड्स आर परचेज बाय डिस्क्रिप्शन, ये इंप्लाइड कंडीशन होती है, आपको जानते हो, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देख लेना। इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है कि भाई डिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल जो देना है उसी के आधार पे गुड्स होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि भाई 10 काओ बिल्कुल ठीक है, इतनी क्वालिटी की है, जैसे आपने कार की माइलेज 40 किलोमीटर पर आ रहा है, और आपने, और उतनी ही निकलनी चाहिए, ये ना हो कि कह कुछ और रहे हो निकल कुछ और रहा है, जो डिस्क्रिप्शन दिया वही लिखा हुआ है कि who where from a seller where who deal such class of good they are not of merchantable quality, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है और उसको नुकसान पहुंच रहा है गुड्स को, गुड्स से, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिनेट डज नॉट अप्लाई है। अगर कोई गुड्स क्वालिटी उसकी सही नहीं है, सेफ क्वालिटी के नहीं है और डिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं है, बट द डॉक्ट्राइन अप्लाइज इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड, वो क्या करे, ये डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगा, मतलब जैसे कि उसने कहा कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, चलो उसने कहा कि अच्छी क्वालिटी की है और नहीं है, आपको पता चल गया, बायर ने जैसे ही एग्जामिन करा उसी टाइम उसको पता चल गया कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है और जान मुझे खरीद लिया, तो भाई ये फिर वो डॉक्ट्राइन अप्लाई वहां पर हो जाएगा, ठीक है। हो, ये आप क्या कह रहे हो, नहीं होगा, आप सोच रहे थे, देखो ध्यान सुनो, डॉक्ट्राइन और कैवेट अप्लायर कहां अप्लाई नहीं होगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर सेलर ने कोई डिस्क्रिप्शन कुछ और दी, निकल कुछ और गया, क्वालिटी सही नहीं थी। लेकिन अगर बायर ने एग्जामिन कर दिया गुड्स अच्छी क्वालिटी के, एज डिफेक्ट को रिवील्ड हो गया, ठीक है, डिफेक्ट रिवील्ड हो चुका है, और वहां पर फिर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगा, और बायर रिस्पॉन्सिबल सेलर को नहीं कह सकता, वही मैं कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे थे ना कि भाई बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता क्योंकि बायर का भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसने खुद एग्जामिन कर लिया ना गुड्स को, इसलिए, ठीक है। चौथा है कि वेयर गुड्स आर बोर्ड बाय सैंपल, ये भी एक इंप्लाइड कंडीशन है कि जो सैंपल में दिखाया गया है गुड्स वैसे ही निकलने चाहिए, इंप्लाइड कंडीशन है, तो वो कह रहा है वही चीज है कि डॉक्ट्राइन वहां पर अप्लाई नहीं होगा, अगर उसने सैंपल कुछ और दिखाए, गुड्स गलत निकल गए, तो फिर डॉक्ट्राइन वहां अप्लाई नहीं होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल खुद नहीं, बायर रिस्पॉन्सिबल सेलर को कह सकता है। लेकिन अगर आपको पता था तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर तो डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा। बायर इज नॉट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर, मतलब अगर बायर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे कि सैंपल को आप देखो अच्छे से, इफ देर इज हिडन डिफेक्ट इन द गुड्स, तो वहां पर डॉक्ट्राइन अप्लाई, ठीक है, वही चीज लिखता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो वहां पर डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा जहां पर गुड्स सैंपल के अनुसार नहीं थे। वेयर द गुड्स आर बोर्ड बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, वही चीज है ना कि सैंपल और उसका जो डिस्क्रिप्शन था सैंपल का, सैंपल के साथ डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स का, आपने गुड्स वैसे ही नहीं निकले, तो फिर वहां पर अप्लाई नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।